आइए बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। प्रकाशिकी के अगले भाग में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। आइए उसको समझते हैं। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहला तो रहेगा जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है और दूसरा पढ़ेंगे जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न है। तो आइए इसको देखते हैं। पतले लेंस, ये एक लेंस है, मान चलो पतला। एक कल्पना करिए ये एक पतला लेंस है, या और इसकी विड्थ को कम करके बनाते हैं L। ठीक, इसके सामने एक बिंदु वस्तु O है। ये इससे कोई प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर आपतित होती है। अब ध्यान दीजिए कि जब ये इस पृष्ठ पर आपतित होती है, ये वाले पृष्ठ पर, अब ये चूंकि माध्यम विरल है, यानी इधर हमने मान ली वायु है और इधर भी वायु है, और चूंकि दोनों ओर का अपवर्तनांक समान है होना चाहिए और ये शर्त ली है, और माध्यम भी समान। तो अब देखो, जब ये प्रकाश किरण अब ये जब इसके अंदर जाएगी, ये जो लेंस है, तो ये होगा सघन, यानी कि विरल सघन, तो अवलंब की ओर झुकेगी। तो इसको जब झुकेगी तो इसके द्वारा एक प्रतिबिंब बनेगा ऐसे। ठीक है। अब क्या हुआ कि यहीं पर एक दूसरा पृष्ठ ऐसे लगा हुआ। ध्यान देना, वहाँ की कंडीशन यहाँ समझ रहे हैं। यहाँ पर दूसरा पृष्ठ ऐसे लगा हुआ है। जब ये प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर गई तो इस पर अगर हमने यहाँ पर अवलंब डाल रखा है, तो अब ये क्या होगी, चूंकि इधर माध्यम विरल हो गया तो ये अवलंब से दूर हट जाएगी। यानी वास्तव में इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, और इस पृष्ठ के द्वारा अगर देखा जाए, पर्टिकुलर इस पृष्ठ के द्वारा, तो यहाँ बनेगा। ठीक है। और परिणामी रूप से जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ बनेगा। तो यही डिस्क्रिप्शन हम इस लेंस में प्रदर्शित करने वाले हैं। तो देखो, ये प्रकाश किरण अवलंब से दूर हट गई, इधर इस तरीके से चली गई। तो इसका इस पृष्ठ से जब देखा जाएगा तो प्रतिबिंब मान चलो I डैश बन रहा है। यहाँ से, क्योंकि पतले लेंस से जो दूरियां नापी जाती हैं उसके इस मध्य भाग से ही कैलकुलेट की जाती है, और सारे के सारे जितने भी अपवर्तन होते हैं वो यहीं से प्रदर्शित होते हैं। तो अब हम इस पृष्ठ से अगर हम प्रतिबिंब की बात कर लें तो ये बन रहा है V डैश। मान लीजिए, कल्पना करिए, ये प्रतिबिंब क्या बन रहा है,
v डैश दूरी पर। अब देखो इस पृष्ठ से, चूंकि इस पृष्ठ से ये प्रकाश किरण यहाँ जाती हुई प्रतीत होगी, जो कि इस पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगी। अब यहाँ से इस पर वास्तविक प्रतिबिंब ये बन रहा होगा, चूंकि यहाँ पर अब लंब डालोगे तो ये यहाँ से आती यहाँ पर पहुँचेगी। इस पृष्ठ से इसकी दूरी मान लीजिए v है, ये अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये है पतला लेंस। ये सभी समझ गए होंगे। इन पृष्ठों की अवधारणाओं से समझ के चलना है। अब देखिए आगे इसके लिए हमें अपवर्तन का सूत्र कैलकुलेट करना है। आइए समझते हैं सूत्र को कैसे। तुम लोगों ने गोलीय उत्तल पृष्ठ या गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र पढ़ रखा है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो n/v - 1/u बराबर n - 1/r। और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो 1/v - n/u इक्वल टू 1 - n/r होता है। ठीक, ये अपवर्तन के सूत्र हैं गोलीय पृष्ठ पर। अब देखिए अगर हम इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, पहले वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को r1 व दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को r2 मान लें तो रिजल्ट क्या होंगे, क्या प्रदर्शन होगा। देखिए ये माध्यम कौन सा है, विरल। तो प्रकाश किरण जब O से चली तो ये विरल है और ये अंदर का माध्यम कौन सा है, सघन, और ये फिर विरल है। तो इसमें दो घटनाएं घटित होंगी। एक स्थिति में प्रकाश किरण विरल से चलकर सघन में जाएगी और दूसरी स्थिति में प्रकाश किरण सघन से चलकर विरल में जाएगी। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है तो वस्तु u दूरी पर है और इसका प्रतिबिंब v डैश दूरी पर बनता है। तो इसमें ये ध्यान रखिए, ये प्रतिबिंब की स्थिति को दर्शाएगा। अब ये एक बेसिक रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। u और v के मान आपको अपने आप निर्धारित करने पड़ेंगे जैसा सवाल में होगा। तो v प्रतिबिंब की स्थिति को, u वस्तु की स्थिति को, और ये उस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को प्रदर्शित करेगा। यही स्थिति यहाँ पर रहेगी। तो देखिए पतले लेंस के प्रथम पृष्ठ के लिए, पतले लेंस के प्रथम पृष्ठ के लिए जब हम लिखेंगे अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र क्या होगा, देखिए n/v, यानी v की जगह पर क्या आएगा, v डैश। ध्यान से समझते जाएं बच्चे सभी। n/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू n - 1/r1, इक्वेशन फर्स्ट। इसकी वक्रता त्रिज्या हमने क्या मानी है, r1। बहुत साधारण है, कोई जटिलता नहीं, बस केवल बेसिक रिजल्ट जो है कंफर्म हो जाने चाहिए। अब प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है। ध्यान देना, कहाँ से, सघन से विरल में, दूसरे पृष्ठ के लिए। दूसरे पृष्ठ के लिए जो ये I डैश है ये आभासी वस्तु का कार्य करता है और जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका वो I पर बनता है, यानी वस्तु की स्थिति v डैश। पतला लेंस है, क्योंकि इसकी मोटाई जब बहुत यानी पतली कह दी गई तो मोटाई जो है नगण्य होगी, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये कोई मायने नहीं रखेगी। तो वस्तु की स्थिति v डैश और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, v है। तो देखो द्वितीय
पृष्ठ के लिए सघन से विरल, ये ध्यान देना, तो क्या रिजल्ट होगा 1/v माइनस n/u होना चाहिए, u की जगह पर क्या है v डैश इक्वल टू 1 माइनस n/r2 इक्वेशन सेकेंड। ये दो समीकरण बन गए। दोनों समीकरणों को हम ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जब ऐड करेंगे तो देखो ध्यान से n/v डैश, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। बाएं पक्ष में रिजल्ट क्या मिलेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1/r1 प्लस 1 माइनस n/r2। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू, इसमें से अगर n-1 कॉमन लें तो यहाँ से जब n-1 कॉमन लेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा n-1 ब्रैकेट के अंदर 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो जाएगा पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। जब पूछा जाए पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो तो 1/v माइनस 1/u बराबर n-1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये आ गया। अब यहीं से यदि हम आगे इसको बढ़ाएं तो रिजल्ट देखिए क्या होता है। यदि वस्तु अनंत पर हो, अर्थात u बराबर इनफाइनाइट, ये शर्त इसमें हम प्रयोग करेंगे। यदि वस्तु अनंत पर हो तो अर्थात u बराबर इनफाइनाइट, तो v बराबर f हो जाएगा। ध्यान रखिए कक्षा 10 में पढ़ा होगा कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस की फोकस दूरी पर बनता है। तो जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब अब कहाँ बनेगा, फोकस दूरी पर। तो v बराबर अपने आप क्या हो जाएगा f। तो ये मान जब इसमें पुटअप करोगे तो देखो क्या रिजल्ट आएगा 1/f माइनस 1/इनफाइनाइट इक्वल टू n-1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2, या 1/f बराबर n-1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। ये रिजल्ट बन जाएगा। ये पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का भी सूत्र कहलाएगा, या इसी को लेंस मेकर सूत्र बोलते हैं। इससे इसको कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया कि लेंस मेकर सूत्र स्थापित कीजिए। 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, इसको हम लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र भी लिख सकते हैं, ठीक, या तो 1/v माइनस 1/u बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, या 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये पतले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र हैं, और इसको प्रसिद्ध जो नाम है इसका, जो इसको प्रचलित है ये डेरिवेशन, वो लेंस मेकर सूत्र से है। किससे है, लेंस मेकर सूत्र से। तो ये सबको समझ में आ गया होगा। इसी लेंस मेकर सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं
कि जैसे मान लो वायु के सापेक्ष ये कांच है, तो यही देखिए 1/f बराबर Ang-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये लेंस मेकर सूत्र बन जाएगा। यहाँ पर हमने ये डेरिवेशन उत्तल लेंस के लिए निकाला है, तो उत्तल लेंस के लिए इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या यानी R1 जो है ये पॉजिटिव होगी और जो R2 है वो निगेटिव लिखी जाएगी, माइनस की लिखी जाएगी, ऋणात्मक लिखी जाएगी। ध्यान रखिए R1 जो है वो धनात्मक और R2 जो है वो ऋणात्मक। अगर यहीं पर अवतल लेंस होता तो अवतल लेंस के लिए सूत्र, ये सूत्र दोनों लेंसों के लिए है। अवतल लेंस के लिए R1 जो हो जाता वो ऋणात्मक और जो R2 है वो हो जाता धनात्मक। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। किसी के लिए भी, जैसे अब यहाँ पर कांच के लिए है तो 1/fg लिख सकते हो, या मान चलिए कोई लिक्विड है कोई तरल है, तो तरल के लिए अगर हम लेंस मेकर सूत्र या उसकी फोकस दूरी लिखें तो 1/fl बराबर ANL माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों लेंसों के लिए रहेगा, ये ध्यान रखना है। उत्तल लेंस के लिए भी यही रहेगा और अवतल लेंस के लिए भी यही रहेगा। बस R1 और R2 के मान ऋणात्मक कब होंगे? उत्तल लेंस के लिए R1 धनात्मक, R2 ऋणात्मक, अवतल लेंस के लिए R1 ऋणात्मक, R2 धनात्मक। तो ये था अपवर्तन का सूत्र जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है। अब यहीं से हम टॉपिक को बदल दें कि यदि लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हो, जैसे हमने यहाँ पर विरल भली रहे, लेकिन अगर हमने यहाँ पर अपवर्तनांक n1 और इसका अपवर्तनांक n2 और इसका अपवर्तनांक n3 ले लिया, तो अब देखो अपवर्तनांक सब जगह के बदल गए, यहाँ n1, यहाँ n2, यहाँ पर n3। तो ये दूसरा पॉइंट होगा जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न है, तो इसके लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होगा? तो देखो जब हमने पृष्ठ में पढ़ा था अपवर्तन का सूत्र, और जब माध्यम भिन्न भिन्न होता है, इधर n1 और इधर n2, तो अपवर्तन का सूत्र होता है n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। इसमें भी वही लिख देंगे, प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 व द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है, ये मान लिया। ठीक, प्रकाश किरण देखो n1 से पहले किस में जाएगी? n2 में, इसके बाद n2 से किस में जाएगी? n3 में जाएगी। तो जब n1 से n2 में जाती है तो ये सूत्र हो जाएगा। ठीक, और जब n2 से n1 में जाएगी तो यही फार्मूला फिर परिवर्तित करके लिखेंगे। तो देखिए प्रथम पृष्ठ के लिए तो प्रथम पृष्ठ के लिए क्या है? n1 से n2, तो n2 अपॉन, अब v की जगह पर क्या लिखोगे? v डैश माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r1 इक्वेशन फर्स्ट। द्वितीय पृष्ठ के लिए देखना, ध्यान देना, प्रकाश किरण n2 से n3 में जा रही है, तो n3/v, चूंकि प्रतिबिंब v पर बन रहा है, माइनस
N2 अपॉन वी डैश, इसके लिए दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु जो है वाई डैश पर है, इक्वल टू N3 माइनस N2 अपॉन R2। इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करोगे देखो N2 अपॉन वी डैश, N2 अपॉन वी डैश प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या N3 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N3 माइनस N2 अपॉन R2। ये अपवर्तन का सूत्र हो जाएगा जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हो, पतले लेंस के लिए। तो ये रहे इसके रिजल्ट। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र दो प्रकार से निकालते हैं, जब माध्यम समान, लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो तब, और जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हो तब। तो ये समझ में आ गया होगा सभी को। और ये चाहे हम उत्तल लेंस लेके सॉल्व करें या अवतल लेंस लेके सॉल्व करें, एक जैसे रिजल्ट निकलेंगे, लेकिन R1 और R2 के मान आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ओके, अब इसके हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगले टॉपिक पर चलिए, देखिए लेंस की फोकस दूरी उसके, या लेंस लिख दें, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक व वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता। देखिए लेंस की फोकस दूरी जो निकाली है 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इस पर ये प्रश्न है कि ये फोकस दूरी अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्याओं पर कैसे निर्भर कर रही है। कोई लेंस है, उसकी वक्रता त्रिज्या और अपवर्तनांक पर इसकी निर्भरता कैसे है। तो देख पा रहे हो यहाँ सीधा सीधा है f व्युत्क्रमानुपाती n, ठीक है, तथा f अनुक्रमानुपाती r। तो ये पॉइंट तो आप लोगों को याद ही रखने हैं कि लेंस की फोकस दूरी अगर अपवर्तनांक कम है, ठीक है, तो लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी, और यदि अपवर्तनांक अधिक है तो लेंस की फोकस दूरी कम होगी। यदि लेंस मोटा है, ऐसे बना हुआ है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या अपने आप कम हो जाएगी। तो इसका मतलब मोटे लेंसों की फोकस दूरी कम और पतले लेंसों की फोकस दूरी ज़्यादा होगी। ध्यान दीजिए, इसमें जो वक्र बनेगा वो ऐसे चलेगा और इसका वक्र ऐसे, ठीक। तो वक्रता त्रिज्या के साथ इस फोकस दूरी, लेंस के फोकस दूरी की जो निर्भरता है वो लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के साथ अनुक्रमानुपात में रहती है और अपवर्तनांक के साथ व्युत्क्रमानुपात में रहती है। तो यहाँ से कुछ रिजल्ट, जैसे कोई लेंस है
तो उसमें अगर हम लाल रंग डालेंगे, ठीक, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, अपवर्तनांक कम होता है। तो लाल रंग अगर डालेंगे तो उसके लिए लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी, और यदि अगर हम उसमें बैंगनी रंग डालेंगे तो उसके लिए लेंस की फोकस दूरी कम होगी, क्योंकि उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक ज़्यादा, लाल रंग का अपवर्तनांक कम। तो जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसके लिए फोकस दूरी ज़्यादा होगी, और जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसके लिए फोकस दूरी कम होगी। वक्रता त्रिज्या पर देखेंगे तो इसकी निर्भरता क्या है कि ये इसके अनुक्रमानुपात में होती है फोकस दूरी। तो अगर लेंस मोटा है तो उसका वक्र कम होगा, वक्रता त्रिज्या कम होगी, तो इसलिए उसकी फोकस दूरी कम होगी। और अगर लेंस पतला है तो उसका वक्र यानी उसकी वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होगी, तो लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होगी। इसीलिए मोटे लेंसों की फोकस दूरी कम और पतले लेंसों की फोकस दूरी अधिक होती है। ठीक है, अब आइए इसी से एक टॉपिक हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं जिसपे सवाल भी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। वो क्या है, देखिए कि यदि मान लो कोई लेंस वायु में रखा है तो उसकी फोकस दूरी हम क्या लिखेंगे, वायु में रखा है तो 1/fa बराबर ANG, वायु में अगर हम फोकस दूरी लिखें, -1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2, इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम इसी लेंस को किसी द्रव में डुबो दें, यही जो लेंस है यदि हम किसी द्रव में डुबो दें और उस द्रव का अपवर्तनांक हो ANL वायु के सापेक्ष, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ये ध्यान देना है। जब ये वायु में रखा है तो 1/fa = ANG - 1, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, R1/r1 - 1/r2। अब हमने इसी लेंस को लेकर किसी द्रव में डुबो दिया, तो जब द्रव में डुबो दिया तो अपवर्तनांक का परिवर्तित होकर हो जाएगा द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक या लेंस का अपवर्तनांक, यानी जो ANG लिखा गया है उसी के स्थान पर अब क्या लिखा जाएगा, LNG लिखा जाएगा। समझ गए बात, ये ध्यान देना। जैसे मान लो हमने इस लेंस को जल में डुबो दिया तो हम क्या लिखेंगे, WNG। ठीक है, ग्लिसरीन में डुबो दिया तो ग्लिसरीन के सापेक्ष हम कांच का अपवर्तनांक लिखेंगे। मिट्टी के तेल में डुबो दिया तो मिट्टी तेल के सापेक्ष हम कांच का अपवर्तनांक लिखेंगे, यानी इस स्थान पर ये वैल्यू बदल जाएंगी। तो देखो किसी द्रव में लेंस को डुबोने पर 1/FL लिख सकते हैं = LNG - 1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2, इक्वेशन सेकेंड। ये कॉन्सेप्ट समझ जाइए, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो जब वायु में था तो 1/fa = ANG - 1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। अब यही लेंस द्रव में चला गया तो प्रश्न पूछ देता है कि वायु में इस लेंस की फोकस दूरी इतनी है और हम इस प्रकार के इस द्रव में डुबो दें तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो 1/FL = LNG - 1 × 1/r1 - 1/r2। तो जब ये मान हमें दिए जाएंगे तो ये मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए हमें अगर ये मान निकालना हो तो इक्वेशन सेकंड में हम फर्स्ट का दे देंगे भाग। तो देखो इसमें जब भाग देंगे फर्स्ट का तो रिजल्ट क्या आएगा, ये FA चला जाएगा ऊपर, चला जाएगा या मान लीजिए
इसको ऐसे भी कर सकते हो कि फर्स्ट में सेकंड का भाग दे दीजिए, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, तो जब फर्स्ट में सेकंड का भाग देंगे तो ये एफ एल ऊपर चला जाएगा, क्या होगा एफ एल अपॉन एफ ए। इसको ध्यान से समझ लीजिए, ये कैसे हो गया 1 अपॉन एफ ए और बटे में 1 अपॉन एफ एल, तो ये चला गया ऊपर, ये इस तरीके से इक्वल टू ये वाला टर्म ए एन जी माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू बटे एल एन जी माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। तो ये दोनों चूंकि लेंस तो वही है, लेंस को तो हमने बदल नहीं दिया, बढ़ा नहीं दिया, ना मोटा कर दिया पतला कर दिया, लेंस वही है, तो वक्रता त्रिज्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा एफ एल अपॉन एफ ए इक्वल टू ए एन जी माइनस 1 अपॉन एल एन जी माइनस 1। ये इक्वेशन इसको हम डाल ले रहे थर्ड। और एल एन जी का जो सूत्र होता है ये सभी जानते हो कि द्रव के सापेक्ष जब कांच का अपवर्तनांक लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे ए एन जी अपॉन ए एन एल। ध्यान देना, एक एक पॉइंट इसमें देखते चलिए जिससे कि आगे समस्या ना क्रिएट हो। तो एफ एल अपॉन एफ ए बराबर ए एन जी माइनस 1 बटे एल एन जी माइनस 1। अब इसमें कुछ शर्तें प्रयोग होती हैं, शर्तों का डिस्कशन जो है पूछा जाता है। जैसे देखो कि ए एन एल इज लेस देन ए एन जी, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए एन एल इज ग्रेटर देन ए एन जी। कई 3 शर्तें बनेंगी, ए एन एल इज लेस देन ए एन जी, ए एन एल इज ग्रेटर देन ए एन जी, ए एन एल इज इक्वल टू ए एन जी। बराबर हो, बड़ा हो, छोटा हो, तो कोई भी शर्त हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो यदि ए एन एल इज लेस देन ए एन जी यानी कि उस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो तो क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या परिवर्तन आ जाएगा, लेंस में क्या कोई परिवर्तन आ जाएगा, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, घट जाएगी, उसकी प्रकृति बदल जाएगी। ये सभी घटनाएं यहाँ देखते हैं। देखिए ए एन एल इज लेस देन ए एन जी, तो जब ए एन एल इज लेस देन ए एन जी तो ये रिजल्ट देख रहे हो, इसमें जब ए एन एल का मान ए एन जी से छोटा है, जैसे ए एन जी है 3 और ए एन एल है 2, तो इस पर जो वैल्यू होगी वो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, यानी 1 से ज़्यादा मान निकलेगा कि नहीं। तो एल एन जी का मान एल एन जी इज ग्रेटर देन 1 प्राप्त होगा। एल एन जी का मान 1 से बड़ा हो जाएगा। तो जब 1 से बड़ा हो जाएगा तो अगर हम इसमें फ्रॉम इक्वेशन थर्ड की बात करें तो एफ एल अपॉन एफ ए इक्वल टू ए एन जी माइनस 1 बटे 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 1 से जब बड़ा हो गया इसका मान चलो 1.5 आया, तो जब तुम यहाँ पे 1.5 माइनस 1 रखोगे तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा 0.5, यानी यहाँ पर एक वैल्यू प्राप्त होगी और वो वैल्यू इसमें जब भाग लगाया जाएगा उसका, ठीक है, इसमें जब उसका भाग लगाया जाएगा तो देखो क्या मान जो हमने अभी यहाँ माने हैं वही अगर रखते हैं तो यहाँ से आ गया 2 माइनस 1 अपॉन 0.5 यानी 1 अपॉन 0.5 यानी कि 10 अपॉन 5 इक्वल टू 2, ये आ गया। इससे क्या रिजल्ट मिलेगा, तो देखो जब एल एन जी इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एफ एल का मान
FA की तुलना में अधिक हो जाएगा। FL का मान FA की तुलना में अधिक हो जाएगा। यानी कि यदि हम लेंस को ऐसे द्रव में डुबोएं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये पहली शर्त हमें प्रदर्शित करा रही है। दूसरी शर्त में आते हैं। यदि ANL इज ग्रेटर देन ANG, यानी यदि हम लेंस को ऐसे द्रव में डुबोएं जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो तो क्या होगा। इस शर्त को देखो। अब LNG बराबर होता है ANG अपॉन ANL। अब इसका मान 1 से बड़ा हो गया। जैसे अभी हमने 3 लिखा था, अब इसको मान लो 4 लिख दें तो इसकी वैल्यू जो है, अभी 2 माना था, इस बार मान लो 4 हो गया। तो अब इसकी वैल्यू 0 पॉइंट यहाँ पे जब लिखोगे तो समथिंग इतनी आएगी, यानी 1 से कम हो जाएगी। तो जब 1 से कम हो जाएगी तो यहाँ पर जब पुटअप करोगे भैया तो ये मान ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। समझ गए बात। यही हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो FL ऋणात्मक होगा। यानी कि यदि वायु में वो उत्तल है तो इस प्रकार के द्रव में कैसा हो जाएगा, अवतल। और यदि वायु में वो अवतल है तो इस प्रकार के द्रव में कैसा हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। मतलब समझ गए कि यदि लेंस को हम ऐसे द्रव में डुबोएं जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो तो लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाती है। अर्थात वो यदि लेंस वायु में उत्तल है तो इस प्रकार के द्रव में अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा, और यदि वो लेंस वायु में अवतल है तो इस प्रकार के द्रव में उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। इसी कारण जो वायु का बुलबुला होता, वायु का बुलबुला ध्यान रखिए जल में अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो अब देखिए इस पर तीसरी शर्त पे चलते हैं। तीसरी शर्त, यदि ANL इक्वल टू ANG, पहले ANL छोटा रखा फिर बड़ा रखा, अब इसके बराबर कर दिया। तो अब जब बराबर कर दिया बेटा देखो यहाँ पे जब ये मान रखोगे तो जब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं तो LNG इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब इसमें जब रखोगे तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, और जब 0 का भाग किसी नंबर्स में लगता है तो वैल्यू आ जाती है इनफाइनाइट, अनंत हो जाती है। तो FL इक्वल टू इनफाइनाइट। यानी कि यदि हम लेंस को ऐसे द्रव में डुबोएं जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो तो लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है। कैसी हो जाती है, अनंत। अर्थात लेंस एक समतल प्लेट की भांति कार्य करने लगेगा उस द्रव में, यानी कि वो अदृश्य हो जाएगा। ऐसे आप लोग जादूगर भी बन सकते हो। किसी का तो लेंस हम गायब करा दें तो एक ऐसा पदार्थ, ऐसा द्रव ले आइए जिसका अपवर्तनांक उस लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, या कोई भी वस्तु ऐसी ले लीजिए, ठीक है, और उसको उसमें तुमने डाल दिया, अब वो दिखाई देना बंद हो जाएगा। हाथ से निकालोगे तो निकल आएगी। इसीलिए जादूगर पकड़ के थोड़ी देखने देते, दूर से जादू करते हैं। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो इसकी फोकस दूरी अनंत हो गई। अब ये समतल प्लेट बन गया। अब जब समतल प्लेट बन गया तो उस द्रव में अदृश्य हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। तो ये जो है इस प्रकार से
हम अपवर्तनांक के रिजल्टों को हम और ऐसे देख सकते हैं, सवाल इससे बनते हैं। ठीक है, अभी आगे आएंगे न्यूमेरिकल जब पढ़ोगे तो इनसे सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे और अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। 3 नंबर का 5 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जाता है। तो इसको बेटा ध्यान से समझिए, ये जो वीडियो में बताया जा रहा है एक एक पॉइंट ये महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये हो गया टॉपिक। इसके बाद इसी में अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते चले आए हो, ये देखते चले आए हो कि लेंस का सूत्र होता, जैसे दर्पण का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा था, अब तो सिलेबस में नहीं रहा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एक लेंस का सूत्र पढ़ा है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो ये आता कहाँ से है? दर्पण का सूत्र आप लोगों ने कक्षा 10 में डेरिवेटेड करके देखा भी था, लेकिन यहाँ पर इस लेंस के सूत्र को नहीं देखा। तो आज हम इसको समझ लेते हैं। एक रिजल्ट लिखते हैं, परिमित लंबाई की वस्तु के लिए लेंस का सूत्र। एक लेंस ले लो, मान लो हम यहाँ पे उत्तल लेंस ले लेना। ये इसकी मुख्य अक्ष है। ये इसके सामने एक वस्तु है। अब इसमें क्या होता है, ओ डैश मान लिया वस्तु है। इसमें ध्यान रखिए बेटा कि जो लेंस है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर गुजरती है। मतलब ये जो प्रकाश किरण होगी ये इस लेंस के फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, और लेंस के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधी चली जाती हैं। ये तो लगभग हम 2 प्रकाश रेज को, ये किरण प्रकाश की है, इसमें हम 2 प्रकाश किरणों को लगभग प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ठीक, तो ये देखो यहाँ पे जाके जब काट गई तो इसका प्रतिबिंब ये बन गया। इसको हम मान लेते हैं आई डैश, ये इसका हो गया फोकस। ठीक, तो अब देखो लेंस से वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और इसकी जो फोकस दूरी है वो हो जाएगी स्मॉल f। यहाँ पर ये वक्रता केंद्र मान लीजिए c, यहाँ पे मान लीजिए a। ठीक है, ये जो देख रहे हो a मान लीजिए। इस तरीके से अगर हम एक फिगर लें, ठीक, तो इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, सिद्ध कर सकते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u कैसे होता है। ध्यान रखिए इधर की दूरियां ऋणात्मक और इधर की दूरियां धनात्मक मापेंगे। आइए देखते हैं इसमें त्रिभुज, एक ओ डैश सी, एक आई डैश सी, दोनों समरूप हैं चित्रानुसार। त्रिभुज ओ डैश सी व आई डैश सी समरूप हैं। तो देखो इसमें समरूप की प्रॉपर्टी ओ डैश अपॉन
आई डैश बराबर, यानी ये भुजा ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि CO/CI। ठीक, इक्वेशन डाल दीजिए फर्स्ट। अब देखो दूसरा त्रिभुज CAF और II', ये भी दोनों समरूप हैं। अब त्रिभुज CAF हुआ II', समरूप हैं। तो जब ये समरूप हैं तो CA/II' इक्वल टू CF/FI। ठीक है, तो अब देखो चूंकि OO' इक्वल टू CA, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में कैसी होगी, बराबर, चूंकि यहाँ पर समान मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गई है, तो इसलिए CA के स्थान पर क्या रख सकते हो, OO'/II' इक्वल टू CF/FI। समीकरण 1 में अगर इसका मान पुटअप करें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये वैल्यू यहाँ रख दें तो हो जाएगी CO/CI इक्वल टू CF/FI। इसमें देखो हमने CO का मान रखा है, CI भी और CF भी, बस केवल FI की वैल्यू निर्धारित करनी है। तो CO/CI इक्वल टू CF/, समझते जाए बेटा, FI के स्थान पे देखो ये वैल्यू लिखनी, तो हम क्या करते हैं CI माइनस CF, यहाँ लिख सकते हैं। CI से अगर हम CF घटा देंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। अब देखो चिन्ह प्रॉपर्टी के आधार पर CO का मान -U और इन सब के मान धनात्मक लिखे जाएंगे। तो प्लस V इक्वल टू CF का मान F/V माइनस F, क्रॉस गुणा कर लीजिए इधर का, इसमें माइनस का आएगा तो -UV प्लस UF इक्वल टू VF। ठीक है, तो ये वाले टर्म इधर कर लीजिए और ये उधर कर दीजिए। तो इधर उधर करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं या UV इक्वल टू UF माइनस VF। अब देखो दोनों पक्षों में UVF का भाग देने पर, तो जब हम UVF का इसमें भाग देंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 1/F बराबर, यहाँ से क्या बचेगा 1/V माइनस 1/U। ये हो जाता है परिमित आकार की या परिमित लंबाई की, यहाँ पे परिमित आकार भी लिख सकते हैं, वस्तु के लिए लेंस का सूत्र। ऐसे इसको हम डेरिवेशन करते 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। समझ में आ गया सबको। अब यहीं से हम लेंस का आवर्धन भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी टॉपिक में हम आपको आवर्धन बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए लेंस का रेखीय आवर्धन अगला टॉपिक आएगा। रेखीय आवर्धन की हम पहले परिभाषा समझते हैं। M बराबर होता है I/O। किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई
तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यदि वस्तु की लंबाई i और प्रतिबिंब की लंबाई i और वस्तु की लंबाई o हो तो m बराबर I/o। यहाँ से मान लो वस्तु की लंबाई है o, चित्र यही रहेगा, प्रतिबिंब की लंबाई है i। ठीक, तो इस लेंस का रेखीय आवर्धन जब हम प्रयोग निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ये वाला त्रिभुज OO' और ये वाला II' समरूप हैं। तो जब समरूप हैं तो OO' अपॉन II' इक्वल टू CO अपॉन CI लिख सकते हैं। अब इसमें देखो OO' का हमने मान जो लिया है वो O है और II' का जो मान है, ध्यान रखिए चिन्ह प्रॉपर्टी इसमें भी प्रदर्शित करेगी। जो ऊपर की ओर की दूरियां होंगी वो धनात्मक होंगी और नीचे की ओर की जो दूरियां होंगी वो ऋणात्मक होंगी। तो ध्यान रखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -I। ठीक, इसके बाद CO, तो CO की जो वैल्यू है वो U है -U और CI की जो वैल्यू है वो +V है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम यहीं से इसको ऐसे लिखें, अपोजिट कर दें, माइनस माइनस प्लस हो गया। I/O बराबर हो जाएगा V/U। और रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है, M बराबर I/O, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो M बराबर I/O बराबर हो जाएगा V/U, अर्थात M बराबर V/U। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ये लेंस का रेखीय आवर्धन हो जाएगा उत्तल लेंस के लिए। इसी प्रकार हम अवतल लेंस के लिए भी रेखीय आवर्धन लिख सकते हैं, उसका भी मान यही रहेगा। ठीक है, इसमें चिन्ह प्रॉपर्टी के आधार पर सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक और उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। ठीक, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखते रहिए और प्रत्येक पॉइंट को बिना स्किप किए हुए देखिए, जिसमें आपका कोई पॉइंट मिस ना हो, सभी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। दैट्स ऑल।